वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल ट्रैवल वांडरर। तो इस बार हम जा रहे हैं रोहतांग पास। काफ़ी समय हो गया था हमें रोहतांग पास गए हुए, क्योंकि अब जब अटल टनल बन गई है उसके बाद अटल टनल को क्रॉस करके ही जैसे हम लाहौल स्पीति वगैरह जाते हैं, पहले रोहतांग से ही जाना पड़ता था। तो अभी काफ़ी समय से हम रोहतांग नहीं जा पाए हैं। लगभग मैं 2017 में लास्ट बार रोहतांग पास गया था। तो इस जून के महीने में जब काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो हमने सोचा कि उस जगह को एक्सप्लोर किया जाए और आपको दिखाया जाए कि इस महीने में भी कितनी बर्फ़बारी वहाँ पे हो रही है। अभी जो हमने रास्ता सेलेक्ट किया है बजोरा की तरफ, यहाँ से ही IIT कमात के लिए रास्ता जाता है, पराशर लेक के लिए रास्ता जाता है। जो रेगुलर रास्ता है वो है पंडो से, लेकिन इस बार हमने इस रास्ते को सिलेक्ट किया है क्योंकि इस रास्ते से भी गए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है और इस रास्ते में ट्रैफिक भी कम होता है। तो अभी हम चलते हैं इस सफ़र में। मंडी से लगभग 26 किलोमीटर पीछे जगह आती है नारला, जहां हम रुके फौजी ढाबा में लंच के लिए, जहां हम पहले भी काफ़ी बार खाना खाने के लिए रुकते हैं, जो कि फ्रेश और अच्छा खाना देते हैं। और आप देख सकते हैं इसी वजह से इनके ढाबे में काफ़ी भीड़ भी रहती है। तो आप भी यहाँ अपने सफ़र के दौरान रुक सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने सफ़र के दौरान दो चीज़ों का अच्छा मिलना ज़रूरी है, एक तो स्टे करने की जगह और दूसरा जो है खाना। तो खाना खाने के लिए हम रुके थे नारला में, जहाँ पे हमने पहले भी काफ़ी बार खाना खाया है। काफ़ी अच्छा ये खाना प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने सफ़र के दौरान यहाँ रुक सकते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ से आगे लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर मंडी से पहले आती है ये जगह, जहाँ से हमें टर्न लेना था बजोरा के लिए। मंडी से लगभग 3 किलोमीटर पीछे भी एक और रास्ता है जो कुल्लू मनाली के लिए जाता है, जो थोड़ा शॉर्ट भी है और काफ़ी टाइम पहले हम इस रास्ते से गए हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इस रास्ते से दोबारा जाएं। हर बार की तरह ही अरुण जी इस सफ़र में मेरे साथ हैं और अब हम आगे यहाँ से सफ़र तय करेंगे रोहतांग जाने के लिए। तो रोहतांग के बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी और भी जगह हमने सोची हैं, उन जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे। पराशर लेक के लिए भी हम इसी सड़क से होकर जाते हैं, जिसका डाइवर्जन आगे आप देखेंगे। मंडी से 14 किलोमीटर की दूरी पर कमात वैली में उल रिवर के लेफ्ट साइड की पहाड़ी पर आपको दिखेगा IIT कमात का ये बहुत ही खूबसूरत कैंपस। इस इंस्टीट्यूट का कैंपस कमात वैली में काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है और एक छोटे से शहर जैसा लगता है, जिसका व्यू आप इस सड़क से जाते हुए काफ़ी देर तक देख सकते हैं। ये है वो डाइवर्जन जहां राइट साइड की सड़क जाती है पराशर लेक की तरफ और लेफ्ट वाली सड़क से हम जाएंगे बजोरा कुल्लू की तरफ। यहाँ पहुँचने पर हल्की हल्की बारिश से मौसम और भी सुहाना हो गया था। काफ़ी टाइम बाद मैं इस रोड से आ रहा हूँ और यहाँ का जो व्यू है वो बर्फ है। तो जब कभी भी आप कुल्लू मनाली जाते हैं तो इस रोड से ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा ट्रैफिक है। कुछ जगहों पे सड़क अच्छी है, लेकिन आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ नहीं है। और यहाँ का जो व्यू है, आसपास देवदार के पेड़ हैं, घर हैं, आप इस रास्ते में बोर नहीं होंगे। और रेगुलरली आप दूसरे पंडों वाले रास्ते से तो जाते ही रहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस रास्ते को भी ज़रूर एक बार आप एक्सप्लोर करें। तो ज़रूर इस रास्ते को आप चुनें यहाँ से कुल्लू मनाली जाने के लिए। यहाँ तक तो रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है और साथ में ही सड़क के दोनों तरफ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात, इस रूट पे ट्रैफिक भी बहुत कम है, बट फिर भी यहाँ सावधानी से चलें क्योंकि आसपास काफ़ी गहरी खाइयाँ भी हैं और ये जगह भी काफ़ी ऊंचाई पर है। तो सड़क के दोनों ओर देवदार के पेड़ भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ के आसपास का नज़ारा भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। अभी हम पहाड़ी से नीचे उतरकर चाय पीने के लिए रुके इस दुकान पे। तो यहाँ पे रिफ्रेश होकर फिर से हमने शुरू किया आगे का सफ़र। अब हम आखिर एंटर कर गए बजोरा के मेन हाईवे में, जो कि आता है मंडी पंडोह रोड की तरफ से।
अब ब्यास नदी के ऊपर बने इस लोहे के पुल को क्रॉस करके मणिकर्ण जाने वाले रोड से हम चले मनाली की ओर। मेरे पीछे जो ये लोहे का पुल आप देख रहे हैं, इसके नीचे संगम हो रहा है ब्यास नदी का और पार्वती नदी का। वहीं सड़क किनारे कुछ लोग हमें ब्यास रिवर के पानी में राफ्टिंग करते हुए भी दिखे। यदि आपको भी इस तरह का एडवेंचर पसंद है तो यहाँ रिवर राफ्टिंग के लिए भी रुक सकते हैं। कुल्लू से आगे मनाली जाने वाले रोड में ट्रैफिक ज़्यादा होने से हमने नग्गर वाले रोड का रुख किया, जहाँ ट्रैफिक जाम ना के बराबर था। और इसी रास्ते में एक होटल के पास हमें दिखा ये शिव परिवार का बहुत ही सुंदर मंदिर, जहाँ माथा टेक के हम चल पड़े मनाली से आगे कोठी की तरफ। दिन भर में हमने काफ़ी जो एरिया था वो ट्रैवल कर लिया और अभी जो हम लेट भी हो गए थे और काफ़ी मनाली में जाम भी था। यहाँ से थोड़ा हमें नज़दीक रहेगा, सवेरे जल्दी ही निकल पाएंगे हम यहाँ से, इसीलिए हमने सोचा था कि कोठी तक पहुँच जाएं और वहाँ पे रूम अवेलेबल होंगे। लेकिन आजकल सीज़न टाइम में यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारी गाड़ी ही आज हमारा रूम बन गई है। और अरुण जी बहुत खुश हो रहे हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इनको काफ़ी पसंद है गाड़ी में सोना, तो ये इसीलिए हमारा ये जुगाड़ होता है, सबसे पहले ही होता है। तो ये हम कंबल लेके ही साथ में चलते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल बाउंड्री बनना आसान नहीं है। रातें जो हैं गाड़ी में भी काटनी पड़ती हैं, तो इसीलिए हमारा इंतज़ाम है। आगे भी हमने सोचा हुआ है कि कुछ ऐसे बेडिंग का सिस्टम गाड़ी में ही कर ले, ताकि जहाँ कहीं चाहें हम रुक सकें और सवेरे चल सकें। और कल हम आपको लेके चलेंगे रोहतांग, यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आपको दिखेगा। तो सवेरे फिर हम नया दिन शुरू करेंगे। और आज के लिए तो हमारा बस, काफ़ी थक भी गए हैं, काफ़ी ट्रैवल कर लिया, तो आज का जो ब्लॉग है हमारा यही पे समाप्त होता है। सवेरे हम शुभ रात्रि आपको, और सवेरे फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी समय के बाद हम यहाँ जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे का सफ़र सवेरे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 4:15। तो रात को हम यहाँ ही रुक गए थे। मनाली के आगे एक स्टेशन आता है कोठी, जहाँ से रोहतांग की दूरी है 22 किलोमीटर। और हमने ये सोचा था कि अगर यहीं पे रुक जाएंगे तो सवेरे हमारे जाने के लिए आसान हो जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से चलनी स्टार्ट हो गई हैं, जो कि रोहतांग के लिए जा रही हैं। तो रात को हम इसीलिए गाड़ी में रुक गए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि जितना टाइम हमारा बच जाएगा उस टाइम को यूटिलाइज़ हम ऊपर रोहतांग में करेंगे। तो अभी हम आगे जाएंगे, एक जगह आएगी गुलाबा चेक पोस्ट, जहाँ पे हमने जो परमिट बनाया है उसकी चेकिंग होगी। फिर उसके बाद आगे हम रोहतांग के लिए जाएंगे। तो अभी मैंने और अरुण जी ने सोचा है ये भी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग जी। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे आगे काफ़ी गाड़ियाँ भी निकल चुकी हैं जो अभी ही स्टार्ट हो गई हैं जाने, तो ऊपर काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी। तो हम भी चल पड़ते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरह से हम आगे ऊपर रोहतांग के ऊपर पहुंचते हैं। हमें लगा था कि हमसे पहले कुछ ही गाड़ियां गई होंगी, पर जब हम आगे पहुंचे तो काफ़ी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। ऊपर से थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक पेड़ गिर गया था, उसको हटाने में भी लगभग 2 घंटे लग गए। जिसके बाद हम गुलाबा चेक पोस्ट पहुँचे, जहाँ रोहतांग जाने वाले परमिट की जांच की जाती है, जिसको बनाए बिना हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आप भी ये परमिट ऑनलाइन बना सकते हैं। तो ये है हमारा परमिट जो हम अब आगे दिखाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमें यहाँ से अलाउ किया जाएगा आगे जाने के लिए। गुलाबा चेक पोस्ट का वो क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पे हम गाड़ी लगा के वॉशरूम वगैरह के लिए रुकेंगे और कुछ खाने के लिए भी लेंगे। अभी टाइम हुआ है लगभग
6:25। जब मैं यहाँ लास्ट टाइम आया था तो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दे दी हैं, क्योंकि इसके बाद 8 किलोमीटर आगे मड़ी में ही आपको इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। हमने क्रॉस कर लिया है गुलाबा चेक पोस्ट को। अब हम आगे जाएंगे रोहतांग पास की तरफ। यहाँ पे जैसे पहले ही काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी, काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा। हम लगभग 4 साढ़े 4 बजे चले थे कोठी से, और उसके बाद यहाँ तक आने में हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। और अब आगे हमारे पास टाइम काफ़ी है, लेकिन ये बात तो है कि कहते आपको यहाँ रोहतांग तक पहुँचना है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। आपके आगे और पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो ऊपर जाने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं, और इसीलिए हमने यही प्लान किया हुआ था कि जैसे कोठी में हम रुके थे तो वहाँ से अराउंड 6 या 7 किलोमीटर ये गुलाबा चेक पोस्ट थी, तो हमें काफ़ी बेनिफिट रहा उससे, क्योंकि हमने तो मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लोर करना था। तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया कि इस तरह से हम करते हैं, और फिर आगे जैसे है कि हमारे पास टाइम ज़्यादा रहेगा तो हम अर्ली आगे जाके वापस भी आ सकते हैं। वैसे खाने पीने की चीज़ें तो बीच में मिल जाएंगी। काफ़ी लेडीज़ जो थी सवेरे ही वो 4 साढ़े 4 बजे ही चाय लेके, कैप लेके और बाकी का सामान जो भी रिक्वायर्ड, ग्लव्स जो है, तो अगर आप नहीं भी लेके आते हैं तो आपको यहाँ उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको उस तरह का सामान भी मिल जाएगा। सवेरे का समय होने से सूरज की रोशनी से पहाड़ भी चमक रहे थे, और हमारे आगे और पीछे काफ़ी गाड़ियों में लोग हमारी तरह रोहतांग की तरफ बढ़ रहे थे। वैसे ये रोहतांग पास देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी है। रास्ते में एक नाले के पास पहाड़ी से नीचे गिरे हुए ट्रक के कुछ हिस्से भी हमें दिखाई दिए, जो कि हो सकता है सड़क से अनकंट्रोल होकर नीचे गिरा होगा। ऐसे ही कुछ फोटोज मेरे पास लास्ट विजिट के पड़े हुए हैं, जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ ड्राइव करना पहले और आज भी कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ से आगे कुछ दूरी पर ही सड़क के किनारे हमें बर्फ़ भी दिखनी शुरू हो गई, और सड़क के दूसरे किनारे पर दिखा ये ब्यास नदी के पानी से बनाया हुआ एक छोटा सा डैम। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्यास नदी का ओरिजिन होता है रोहतांग टॉप पर बने हुए ब्यास कुंड से, जहाँ पर आप इस नदी के पानी को आसानी से पार भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये नदी रोहतांग से नीचे उतरती है तो इसमें पानी इतना बढ़ जाता है कि इसको पैदल पार करने की बात तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। वहीं कुछ गद्दी समुदाय के लोग अपनी भेड़ बकरियों को घास चराने के लिए ऊपर पहाड़ी की ओर जाते हुए भी हमें दिखे। अभी हम पहुंच गए मड़ी में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ भी आप फ्रेश होने के लिए रुक सकते हैं, साथ ही ब्रेकफास्ट या लंच भी कर सकते हैं। यहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अब बहुत सारे ढाबे वालों और दुकानदारों को दुकानें प्रोवाइड की हैं, जहाँ रुककर हम कांगड़ी ढाबा में ब्रेकफास्ट करके आगे रोहतांग की तरफ चल पड़े। इस जगह का नाम है रानी का नाला। यहाँ भी काफ़ी बर्फ़ रहती है, जिसे आप सड़क के दोनों किनारों पर देख सकते हैं। रोहतांग टॉप पर पहुंचने से पहले ही आपको यहाँ चारों तरफ गिरी हुई बर्फ़ और यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। अब हम पहुँच गए रोहतांग के उस हिस्से पे जहाँ हमसे पहले ही बहुत से लोग गाड़ियों में पहुँच चुके थे, और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी। साथ ही चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी, जहां लोग सड़क के किनारे बर्फ के बीच अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे। समुद्र तल से लगभग 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रोहतांग पास, जिसका तिब्बती भाषा में मतलब है लाशों का ढेर। जी हाँ, थोड़ा अजीब है, पर कहीं ना कहीं यही इस पास की सच्चाई है, क्योंकि अटल टनल बनने से पहले काफ़ी समय से लोग इस पास को पैदल या गाड़ियों में क्रॉस करते थे,
और कई बार बर्फीले तूफान की चपेट में आने से या किसी दुर्घटना होने से अपनी जान भी गंवाते थे। इसीलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोकल लोगों से आपको इस तरह की काफ़ी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलेगा। यहाँ से जाने वालों के लिए प्रायोरिटी होती थी इस पास को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुँचना, क्योंकि यहाँ के हालात कभी भी बदल सकते हैं और यहाँ बारिश, बर्फबारी, बर्फ की आंधी कभी भी आ सकती है। मैं जब लाहौल जाता था तो कुल्लू से लगभग रात को 2:30 बजे के करीब हम कैब में चलते थे और सवेरे रोहतांग को क्रॉस करके कोकसर पहुंचते थे। एक और बात, यहाँ गाड़ी खराब होने पर हेल्प मिलने में भी काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि यहाँ पर कोकसर से पहले मैकेनिक मिलना तो बहुत मुश्किल था। सर्दियों में जब रोहतांग पास बर्फ़ की वजह से बंद होता था तो लोग पैदल इस दर्रे को क्रॉस करते थे, जो कि काफ़ी खतरों से भरा हुआ होता था। और सबसे बड़ी बात ये कि रोड कनेक्टिविटी बंद होने से लाहौल वैली लगभग 6 महीनों के लिए कुल्लू मनाली से कट रहती थी और यहाँ के लोग लगभग 6 महीनों का राशन एडवांस में ही भर लेते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इमरजेंसी में यहाँ क्या होता होगा। उसके लिए कुल्लू से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी पड़ती थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मैं यहाँ पहली बार 2011 में आया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट के काम से, और दूसरी बार मई 2015 में लाहौल के कुक्कमसेरी में सी बख्तौन के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो मेरी बहुत सी यादें रोहतांग पास और लाहौल वैली से जुड़ी थी और उन्हीं यादों को फिर से जीने के लिए मैं आज लगभग 9 साल बाद यहाँ पहुँचा हूँ। आज के रोहतांग पास और लाहौल वैली को जब मैंने देखा तो लगा कि अटल टनल बनने से अब यहाँ काफ़ी बदलाव आ चुका है। एक समय वो भी था जब लाहौल में अखबार भी एक दिन बाद का पहुँचता था। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच चुके हैं रोहतांग टॉप पे। काफ़ी इंतज़ार के बाद, काफ़ी वेट करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। और मैं तो लगभग 2017 में यहाँ पे लास्ट टाइम आया था। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं, जैसे मड़ी में छोटी छोटी सी दुकानें होती थी, लेकिन टूरिज़म डिपार्टमेंट ने काफ़ी उसको डेवलप कर दिया है। और सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं। सड़क भी जो है यहाँ तक कुछ जो पैचेस हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो मैक्सिमम जो सड़क है वो काफ़ी अच्छी है। तो मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं रोहतांग टॉप का नज़ारा। ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये रोहतांग का एरिया है, और ये जो इस तरफ का एरिया है यहाँ से लाहौल वैली शुरू होती है। तो मैं काफ़ी बार यहाँ से जा चुका हूँ। अटल टनल बनने के बाद तो सफ़र बिल्कुल आसान हो गया है। लगभग 20-25 मिनट में ही हम लाहौल वैली में एंटर कर जाते हैं। लेकिन वो भी एक दौर था जब हम लाहौल जाते थे तो 4 से 5 घंटे लगभग ये रोहतांग का जो रोड है इसमें लगते थे और काफ़ी हेक्टिक होता था, थकान भी होती थी। उस टाइम मैं कुक्कमसेरी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में काम करता था। कुल्लू मनाली तक पहुंचना तो आसान होता था, लेकिन जब ये चढ़ाई शुरू होती थी रोहतांग वैली की तो दिल धक धक करने लगता था, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक होता था। बस में चाहे गाड़ी में तो काफ़ी थक जाते थे और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। रिस्की भी काफ़ी रोड है और इसकी जो कंडीशंस हैं, कभी भी यहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है, बर्फ़ गिरने लग पड़ती है, बारिश होने लग पड़ती है। रोहतांग पास के इस हिस्से में भी काफ़ी लोग थे जो कि डर्ट बाइक और जेट स्की से बर्फ़ के ऊपर स्नो राइड का मज़ा ले रहे थे, और यहाँ भी चारों ओर बर्फ़ की सफ़ेद चादर फैली हुई थी। अब यहाँ से हम रोहतांग पास को क्रॉस करके आगे लाहौल वैली को जाने वाली सड़क की तरफ चलने लगे, जहाँ काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे, और वहाँ से लाहौल वैली की खूबसूरत पहाड़ियों पर गिरी हुई बर्फ़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ पर काफ़ी देर रुकने के बाद हम लाहौल वैली की तरफ चल पड़े। यहाँ भी सड़क किनारे बर्फ़ की काफ़ी मोटी परतें जमी हुई थी, पर एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो यहाँ से उतरने वाली सड़क की कंडीशन थी, जो अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है। नहीं तो रोहतांग के इस साइड की सड़क की कंडीशन पहले काफ़ी ख़राब रहती थी, लेकिन अब वैसी कोई बात नहीं है। कोकसर विलेज तक और उससे आगे भी अब अच्छा रोड बन गया है, जहां अब आप
आराम से सफ़र कर सकते हैं। यहाँ से नीचे उतरकर हम पहुँचे बहुत ही खूबसूरत विलेज कोक्सर, जो कि अटल टनल बनने के बाद टूरिज्म पॉइंट से काफ़ी डेवलप हो चुका है। अब हम रोहतांग पास को क्रॉस करके नीचे लाहौल वैली की तरफ पहुंच चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत कोक्सर विलेज में। तो यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। ये जो वाटरफॉल में पीछे आप देख रहे हैं, ये रोहतांग वैली से आ रहा है, और ये जो पीछे वैली है ये है लाहौल वैली। मनाली से जब हमने रोहतांग का सफ़र शुरू किया था, वहाँ पे काफ़ी वेजिटेशन पेड़ थे, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे जो वेजिटेशन है बिल्कुल कम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बहुत ही अलग दुनिया जो है वो अब लग रही है। वहाँ पे काफ़ी हरा भरा था, और अब जो ये पोर्शन है इसमें वेजिटेशन की काफ़ी कमी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और मज़ेदार ट्रैवलिंग से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।